सो हाय एवरीवन, आई होप दैट आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम टू विद्या सेतु। आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो दिस इज अ क्विक जी के बैच की ये नेक्स्ट क्लास है, ठीक है। इससे पहले जो भी क्लासेस हुई हैं उनको आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग करने क्या वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो भी टॉपिक्स मैंने बताए थे उन टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं फॉर द NTPC GK, ठीक है। तो आज हम लोग ये वाला टॉपिक पूरा कवर करेंगे और जो टॉपिक मैंने पहले बता दिए हैं वो भी हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पॉलिटी में हमने अभी तक बिल्कुल भी कुछ टच नहीं किया था। तो आज हम पहला टॉपिक अपना उठा रहे हैं विच इज़ द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा पहले कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बाद हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। हु इज द ऑथर हु इज ऑथराइज्ड टू अल्टर द बाउंड्री ऑफ द इंडियन स्टेट, है ना। इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनको उनकी बाउंड्री को कौन चेंज कर सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल 3, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है। तेलंगाना का फॉर्मेशन कब हुआ, यानी कि स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ है उससे रिलेटेड ईयर पूछा गया, ठीक है। कितने स्टेट हैं, ये सारी चीजें पूछी गई हैं। तो ये सारी चीजें तुम्हारी आती हैं यूनियन एंड टेरिटरी में, इंडियन पॉलिटी में। तो ये क्वेश्चंस जो भी हैं वो यहाँ से आए हुए हैं। उसके बाद हम लोग सिटीजनशिप पढ़ेंगे। यहाँ पे आते हैं अपने मेन नोट्स पे। ये नोट्स आपको मिलेंगे कहाँ पे, आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। वहां से आप जाके दोनों ही मीडियम में आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, है ना। स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने बताया कि देखो प्रियम्बल पढ़ना है हमको, ठीक है। प्रियम्बल से पहले भी होती है कि मैं बैकग्राउंड पढ़ाऊं आपको, किसका, पॉलिटी का, कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड। बट जरूरत है नहीं बैकग्राउंड पढ़ने की। अगर यूपीएससी या स्टेट पीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें पूछा जाता है, भाई इसमें नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो आर्टिकल 1 से चालू करते हैं, सारे आर्टिकल हम लोग कवर करेंगे धीरे धीरे। और जो प्रियम्बल वाला है, प्रियम्बल वाला जो प्रियम्बल में थोड़े शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी डालने पड़ेंगे क्योंकि थ्योरी थोड़ी ज़्यादा है। तो वहाँ पे मैं उस जो माइंड मैप है वो कंपाइलेशन हो जाएगा कुछ टाइम में, मैं वो अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या बात करेंगे, आर्टिकल 1 की। तो देखो एक चीज समझो कि पार्ट 1 जो है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। जैसे कि पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है ना, पार्ट 4 है। इस तरीके से पार्ट्स बना रखे हैं और हर एक पार्ट में सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तुमको ये भी याद करना है कि कौन सा पार्ट किस चीज के बारे में डील करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं पार्ट 1 की, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सॉरी। तो पार्ट 1 में हम डिस्कस करते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। पार्ट 2 की अगर तुम बात करोगे तो पार्ट 2 में हम लोग सिटीजनशिप को लेके डील करते हैं। उसके बाद में हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रखी है, फिर गवर्नमेंट के बारे में बात कर रखी है। तो इसी तरीके से हर एक पार्ट में अपना अलग अलग आप एक तरह समझ सकते हो क्लासिफिकेशन कर रखा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पार्ट्स का मतलब क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर पार्ट 1 की बात मैं करूं तो पार्ट 1 में लिखा हुआ है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। अब जरूरत ही क्यों पड़ी कि पार्ट 1 में ही ये चीज क्यों डाली गई, क्योंकि देखो जब हमारा भारत देश आजाद हो रहा था ना, तो हमको सबसे पहले यही था कि हम स्टेट तो डिफाइन कर दें। जैसे गोवा था तो गोवा में कोई और बैठे थे, पोर्तुगीज बैठे थे, ठीक है। अगर तुमने हिस्ट्री पढ़ी है तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह के लोग बैठे हुए थे, तो उनको हटाना था और एक यूनियन बनाना था। तो इसीलिए जरूरी था कि हम आर्टिकल्स बनाएं और हम एक पावर का सेपरेशन करें बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो वही चीज थी ये। अगर यहाँ पे होते तो तुम्हारे पास क्या होता, तुम ये नहीं सोचते उस समय कि मैं आजादी अब मुझे मिल गई है तो अब मैं डेवलपमेंट की बात करूं। पहले स्टेट्स तो डिफाइन कर लो, टेरिटरी तो डिफाइन कर लो, कौन कौन से स्टेट आएंगे, कौन से स्टेट्स नहीं आएंगे, कितने स्टेट्स होंगे, यूनियन टेरिटरीज होंगी या नहीं होंगी। तो जब भारत आजाद हुआ था ना तो उसको चार पार्ट में ही डिवाइड कर दिया गया था। पहले ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, बट धीरे धीरे हमने स्टेट्स का फॉर्मेशन करा, ठीक है। 1950 में संविधान आया, उसको लागू किया गया। तो क्या क्या चीजें लिखी हुई थी, तो पहली चीज जो थी आर्टिकल 1 में और बहुत लंबा डिबेट चल सकता है, मतलब आर्टिकल 1 में जो ये लाइन है, इंडिया दैट इज भारत,
shall be a union of states. India, that is भारत, shall be a union of state. सर इंडिया और भारत दो नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, इसके ऊपर डिबेट भी हुई है काफी, है ना, पार्लियामेंट में तुम देख सकते हो। तो हमारे देश का नाम भारत है या इंडिया है, क्या है नाम? दोनों है। सर कहीं हिंदुस्तान नहीं देखने को मिलता, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान वर्ड, अगर तुमने हिस्ट्री पढ़ा है तो सिंधु जो नदी थी वहां से जो लोग आए थे वो सा को हा बोलते थे, तो उन्होंने हमारा नाम रख दिया। तो इसलिए हमारे नोट पे कहीं कोई कानूनी दस्तावेज पे या कोई जो सरकार का दस्तावेज वहां पे कहीं पे हिंदुस्तान नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। भारत लिखा मिलेगा या तो मिलेगा इंडिया। तो हम आर्टिकल 1 में क्या कह रहे हैं? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। अब जो फर्स्ट आर्टिकल है ना, फर्स्ट आर्टिकल में ही पहली चीज यही बोल दी गई कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। अब तुम बोलोगे कि इंडिया कब बोलना है? इंडिया पॉलिटिकली तुम बोल सकते हो, और भारत तुम बोल सकते हो कि अगर मैं बोलूं सिविलाइजेशनली मैं बोलूं तो मैं भारत वर्ड यूज करूंगा, ठीक है। इतना तुमको पता होना चाहिए। जो ज्यादा वेट कैरी करती है इस लाइन में वो है यूनियन ऑफ स्टेट्स, विच इज यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है मैं तुमको संक्षेप में बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूं एक ब्लैंक पेज और यहाँ पे मैं तुमको समझाता हूं कि यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या हुआ। मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं होगी क्योंकि मैं हैंडराइटिंग अगर बनाने के चक्कर में पढ़ूंगा तो मैं समझा नहीं पाऊंगा, और समझाने की कोशिश करूंगा तो हैंडराइटिंग नहीं बन पाएगी, समझ रहे हो। तो तुमको अगर ये समझना है कि यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है तो इसके लिए तुमको समझना पड़ेगा सबसे ज्यादा जरूरी चीज, वो है फेडरेशन, ठीक है। वो है क्या? वो है फेडरेशन। फेडरेशन जो वर्ड है ना, ये अपने आप में बहुत ज्यादा वजन कैरी करता है। जैसे मैं बात करूं, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तो हम लोग सोचते थे कि संविधान जो बना रहा है, जो लोग निर्माता थे इसके, वो कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी जो चीज कहीं बनी बनाई है, ठीक है, हम उसको डायरेक्टली अगर देख के कुछ रेफरेंस ले लें तो हमारे लिए आसान होता। अमेरिका उस समय फेडरेशन था, मतलब 1776 की मैं जब बात करता हूं अगर, ठीक है, तो अमेरिका में क्या था? अमेरिका में बहुत स्मॉल स्मॉल क्या थे? स्टेट्स थे भाई, ठीक है। अब इन स्टेट्स को जोड़ के एक बड़ा यूनिट बनाया गया। उस यूनिट का नाम क्या रखा गया? यूनिट का नाम रखा गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक, इतना रखा गया। जो स्टेट्स थे वो आपस में क्या थे? सॉवरेन थे। स्टेट्स क्या थे? सॉवरेन। इसको कैसे समझना है? तुम रहते हो, तुम्हारे बगल में कोई पड़ोसी रहते हैं, ठीक है, पड़ोसी तुम्हारी फैमिली के लोग नहीं, पड़ोसी, ठीक है। दोनों के बीच में एक लिबर्टी है, एक आजादी है, एक सॉवरेनिटी है। तुम यहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर सकते मेरे घर में, वो उनके घर में नहीं इंटरफेयर कर सकते, ठीक है। सॉवरेन है, पावर का सेपरेशन है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इनको एक नई यूनिट बना दूं जोड़ के, तो दोनों के बीच में एक बाउंड्री तो होनी चाहिए ना। एक बाउंड्री नहीं होगी तो वो कल को बोलेंगे मैं तुम्हारी घर की टेरिटरी ले लूंगा, दूसरा बोलेगा नहीं किचन हमारा है, वो बोलेगा नहीं बेडरूम मेरा है तुम्हारा वाला, तो कब्जा करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब हो कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ द पावर भी होनी चाहिए, ठीक है, शांति ताकि बनी रहे। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप ध्यान दोगे तो मैं ये कह रहा हूं कि इनके पास भी पहले से भी थोड़ी सी पावर है और इनके पास भी थोड़ी सी पावर है। कहने का मतलब है इनके पास भी अपने कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं, नेशनैलिटी है इनके पास अपने घर की। मैं भी स्टेट के ऊपर आऊंगा, पहले इस चीज को समझो। कुछ लॉज होंगे, ठीक है। इसका मतलब हम एक काम करते हैं, एक एग्रीमेंट साइन करवा लेते हैं। क्या साइन करवा लेते हैं? एक एग्रीमेंट साइन करवा लेते हैं। जब हमने एग्रीमेंट साइन करा ना, जब हमने एग्रीमेंट साइन करा तो इसका मतलब ये हुआ कि यूएसए में जब हमने बड़ा यूनिट बनाया तो हमने एग्रीमेंट साइन करवाया। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में पहले से सॉवरेनिटी थी, ठीक है, दोनों के दोनों अलग अलग सॉवरेन थे। भारत में जब आजादी मिली तो हमारे देश में मल्टीपल स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, जो बाकी जो भी स्टेट है, यूपी में तुम रहते हो, एमपी में रहते हो, बिहार में रहते हो, अलग अलग स्टेट्स हैं, बट ये सॉवरेन नहीं थे। स्टेट्स वाज नॉट सॉवरेन। जब सॉवरेन हो ही नहीं भाई, तुम्हारी पावर कोई है ही नहीं, तो एग्रीमेंट नहीं साइन करवाना है तुमको।
मतलब एग्रीमेंट तभी साइन होता जब सॉवरेन होते, तो सॉवरेन नहीं थे। फेडरलिज्म समझने के लिए तुमको ये चीजें पता होनी चाहिए, तभी तुमको भी कलेक्टिवली समझ में आएगा कि पूरी कहानी में बता क्यों रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि जब फेडरेशन आया तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे अगर मैं कानूनी तौर पे बात करूं तो यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनली एलोकेटेड डिवीजन ऑफ पावर होनी चाहिए, CADPO, जो भी मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनली एलोकेटेड डिवीजन ऑफ पावर होनी चाहिए कि पावर की सेपरेशन है, भाई तुम्हारे पास इतनी पावर, तुम्हारी पुलिस इतनी है, ठीक है, तो अपना अपना आपस में चलाओ, लड़ाई नहीं करनी, तो एग्रीमेंट साइन होना चाहिए, ठीक है। अगर सॉवरेन है, नहीं है तो भी मैं एग्रीमेंट नहीं साइन करवा रहा हूं, बट मैं कॉन्स्टिट्यूशनली एलोकेटेड पावर कर दे रहा हूं, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा कि इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, फेडरेशन कहां है? फेडरेशन है कहां पे? इंडिया में स्मॉल यूनिट को भी मिलाया गया, इंडिया में स्मॉल यूनिट भी ली मैंने, इंडिया में मैंने लार्ज यूनिट भी ली, दोनों को प्लस कर दिया, और प्लस करने के बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशनली एलोकेटेड डिवीजन ऑफ पावर कर दिया, ठीक है। एग्रीमेंट नहीं है यहां पे क्योंकि स्टेट सॉवरेन नहीं है। यूएस की बात करोगे तो सॉवरेन थे, तो वहां पे एग्रीमेंट साइन हुआ, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो, फेडरेशन हुआ तुम्हारे यहां पे, तो क्या स्टेट भाग जाएंगे? मतलब एक स्टेट बोले, जैसे पंजाब की डिमांड आती है कि पंजाब कहता है मैं अलग जाना चाहता हूं, ठीक है, क्या पंजाब के पास ये पावर है या नहीं है? तो नेहरू जी ने उस समय, और जो लॉ मिनिस्टर थे यानी कि जो BR अम्बेडकर जी थे, उन्होंने दिमाग लगाया ये कि हम एक काम करते हैं कि हम पावर को सेंटर में रखते हैं ज्यादातर। अगर सेंट्रल वीक गया, सेंट्रल अगर हमारा वीक गया तो फिर दिक्कत है, स्टेट जो है सिसीड कर जाएंगे, यानी कि भाग जाएंगे, डिस्ट्रक्टिबल हो जाएंगे। समझो इस बात को। तो बोले कि देखो हमारा ओन टाइप का फेडरेशन होगा। कैसा फेडरेशन? BR अम्बेडकर जी ने बोला कि 3 टाइप का फेडरेशन होता है। पहला फेडरेशन होता है, उसको हम बोलेंगे ट्रू फेडरेशन। जो दूसरा फेडरेशन होगा उसको हम बोलेंगे कॉन्फेडरेशन, और जो तीसरा फेडरेशन होगा वो होगा यूनियन। ये हमारी डेफिनेशन। जैसे सेकुलर का अगर तुम पढ़ोगे तो गांधीयन सेकुलरिज्म होता है ना, मार्क्स वाला भी होता है। तो उस समय गांधीयन बना ही नहीं था, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने अपना एक नया सेकुलरिज्म बनाया। इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा जब मैं प्रियम्बल को पढ़ाऊंगा। यहां पे अभी समझो कि जब ट्रू फेडरलिज्म आया पहला, और कॉन्फेडरेशन आया और यूनियन आया, तो यूनियन हमने बनाया, मतलब हमने फेडरेशन की अपनी एक नई डिफिनीशन निकाली, जिसमें हमने 2 चीजों पे ध्यान रखा यूनियन में, कि जो लार्ज यूनिट है, जो लार्ज यूनिट है ना मेरे भाई, लार्ज यूनिट यानी कि भारत, उसके अंदर स्मॉल स्मॉल यूनिट है, ठीक है। क्या स्मॉल यूनिट आपस में डिवाइड हो सकती है? बिल्कुल। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना दिया गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अंदर ही अंदर मर्जिंग कर सकते हैं, साइज बड़ा घटा सकते हैं। लेकिन कोई स्टेट बोले कि भैया मुझे जो है अलग जाना है, तो भाई तुमको ना पुलिस आएगी और तुमको ठोक बजा देगी, समझ रहे हो। तो यूनियन वाला जो फेडरेशन है वो हमने अपनाया। तो यही आर्टिकल 1 में तुम देखोगे ना, तो यहां पे फेडरलिज्म की तो बात ही नहीं है ना, फेडरलिज्म तो लिखा हुआ ही नहीं है। यहां पे देखोगे तो फेडरलिज्म लिखा ही नहीं है, बट यहां पे लिखा है यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहां पे क्या लिखा है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। और जब यूनियन ऑफ स्टेट्स लिख दिया तो फेडरलिज्म हो गया, फेडरलिज्म हो गया। इस लाइन को समझाने के लिए मैं वो चीज बता रहा था कि फेडरलिज्म है यहां पे, बट तीसरे टाइप का फेडरलिज्म है, हमारे टाइप का फेडरलिज्म है, हमने अपना फेडरलिज्म बनाया है, और वो है यूनियन, ठीक। कॉन्फेडरेशन सोच सकते हो कि क्या होता है यहां अगर तुम देखोगे, और जो स्मॉल यूनिट है वो डिस्ट्रक्टिबल है, मतलब जो स्मॉल यूनिट है वो छोटा छोटा हो सकता है, बट लार्ज यूनिट डिस्ट्रक्टिबल नहीं है, इंडस्ट्रिबल है। समझ रहे हो? अगर मैं कॉन्फेडरेशन की मैं बात करूं तो कॉन्फेडरेशन में क्या होता है, उससे पहले मैं ट्रू फेडरेशन की मैं बात कर लेता हूं। तो ट्रू फेडरेशन
जैसे तुम एक चीज समझो कि कोई स्टेट है ना, यूएस का, और वो कल को अमेरिका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को फोन करता है, कहता है भाई ज्यादा मत बनो नहीं तो तुमको मैं उड़ा दूंगा, क्योंकि मैं सॉवरेन था, मैंने एग्रीमेंट साइन करा था, मैं बाहर निकल जाऊंगा। भारत में नहीं हो सकता। भारत में अगर कोई स्टेट बोलेगा तो दिक्कत है उसके लिए, समझ रहे हो। तो ट्रू फेडरलिज्म में क्या चीज होती है कि स्मॉल यूनिट जो होती है वो भी इंडेस्ट्रक्टिबल है, और जो बड़ी यूनिट है वो भी इंडेस्ट्रक्टिबल है, ठीक है, मतलब डिस्ट्रक्टिबल नहीं है, समझ रहे हो। कहने का मतलब है कि वो सिसीड नहीं कर सकता है, ठीक है। बट यहां पे अगर मैं भारत में बोलूं तो यहां पे डिस्ट्रक्टिबल यूनिट है स्टेट, ठीक है, बट बाहर नहीं जा सकता, वो आपस में चेंजेस कर सकते हैं। अगर मैं कॉन्फेडरेशन की मैं बात करूं तो कॉन्फेडरेशन में भी ये होता है कि जो लार्ज यूनिट है वो डिस्ट्रक्टिबल है, ठीक है, बट नीचे वाली नहीं है। मतलब जो लार्जर यूनिट होगी वो, जैसे मैं एग्जांपल इसका लेता हूं तो यूरोपियन यूनियन की मैं तुम बात कर लो, ठीक है, यहाँ पे सारे लोग मिल गए, ठीक है, सब सॉवरेन है आपस में, ठीक है, चाहेंगे अलग भी हो जाएंगे, और लार्ज यूनिट जो है वो डिस्ट्रक्टिबल है, ठीक है। तो यहां पे आ जाते हैं मैं, ये चीज तुमको समझ में आई, इस लाइन का वजन क्या हुआ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। नाउ अंडरस्टैंड, इज इंडिया फेडरेशन, इज इंडिया फेडरेशन, यस, बट एग्रीमेंट नहीं है बस, है ना, यूएस की तरह। ट्रू फेडरेशन नहीं है इस चीज का। फेडरेशन के फीचर्स क्या हैं, तो फेडरेशन के फीचर्स मैंने यहां पे लिखे हैं, पढ़ सकते हो। 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, है ना, एटलीस्ट डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, इंडेस्ट्रक्टिबल यूनिट होनी चाहिए, क्वाजी फेडरल स्टेट विद यूनिटरी टिल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, क्वाजी फेडरल स्टेट विद यूनिटरी टिल्ट का मतलब हुआ कि ज्यादा से ज्यादा पावर होनी चाहिए किसके पास, स्टेट के पास। जो टिल्ट है, टिल्ट मतलब जैसे इसको समझो, ये एक झूला है, ये टिल्ट ज्यादा है इधर, तो सेंटर की तरफ ज्यादा टिल्ट है, मतलब उसको ज्यादा पावर दी है इन्होंने, तो ये क्वासी फेडरल स्टेट विद यूनिटरी टिल्ट। कनाडा से मैच करता है, कनाडा मतलब हमने जो अपना फेडरलिज्म बनाया ना, वो हमने कनाडा से एक तरह से इंस्पायर होकर बनाया था। तो ये चीज तुमको आई होप समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे पास, व्हाई इज इंडिया कॉल्ड अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो मैंने तुमको बताया ना, ये चीज मैं तुमको समझाता हूं। यहां पे एक चीज समझो, जैसे मैं तुमसे बोलूं कि यहां पे ये एक केक है और तुम्हारे फ्रेंड का हैप्पी बर्थडे टू यू है, यहां पे देखो केक लेके आया तुम्हारा फ्रेंड, और उसने ऐसे इसको कट करके लाया है, ठीक है, अलग अलग पीसेस हैं इसमें, अलग अलग पीसेस हैं। नाउ दीज अलग अलग पीसेस, इनको दो तरह से तुम बोल सकते हो। एक बोल सकते हो कि जो सारे पीसेस हैं उनको एक करके बड़ा यूनिट बनाया है, ठीक, या तो बोल सकते हो कि बड़ा यूनिट था उसको काट दिया गया। दो तरह से फेडरेशन हुआ, होल्ड कर रहा है और आ रहा है पास में, यानी कि कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन एंड होल्डिंग काइंड ऑफ फेडरेशन। तो मैं अगर बात करूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ज्वाइन कर रहा है, ऐड कर रहा है, बना रहा है बड़ा यूनिट, भारत क्या कर रहा है, भारत क्या है, डिवाइड हो रहा है, मतलब होल्ड कर रहा है चीजों को, पास नहीं आ रहे, होल्ड कर रहा है, जोड़ के रख रहा है। यूनियन के पास ज्यादा टिल्ट है, ज्यादा पावर है, इसी को हम बोलेंगे क्वाजी फेडरल स्टेट विद अ यूनिटरी टिल्ट, इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म। दिस इज क्लोजेस्ट टू कैनेडा। आई होप दैट यू गॉट माई पॉइंट। नाउ लेट्स कम टू हियर। तो क्लोज किससे है हमारा, कनाडा से, कैनेडियन मॉडल से, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाई इंडिया कॉल्ड अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तुमको समझ में आ गया, कमिंग टुगेदर अमेरिका, होल्डिंग टुगेदर कौन, हमारा देश, कमिंग टुगेदर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, होल्डिंग टुगेदर इंडिया हमारा। समझ गए कंक्लूजन, एक बार इसको पढ़ना समझ में आ जाएगा। नाउ लेट्स कम टू द कंपैरिजन बिटवीन द यूएस एंड द अमेरिका, सॉरी यूएस एंड इंडिया। तो मैंने तुमको बताया कैसा है फेडरेशन, यूनियन वाला, तीसरे टाइप वाला, जहां पे स्टेट्स आपस में क्या हो सकते हैं, स्टेट आपस में अपनी बाउंड्रीज को अल्टर कर सकते हैं, समझ रहे हो मेरे बात, बट भाग नहीं सकते, सिसीड नहीं हो सकते। अमेरिका में सिसीड कर सकते हैं, लेकिन एक केस हुआ जो मैंने देखा, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, तो वहां पे भी सेंटर
ही पावरफुल है, कहने को है वैसे, ठीक है, क्योंकि उस समय सॉवरेन थे उनके स्टेट्स। ठीक, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो तुम पढ़ सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखे हैं, तुमको समझ में आ जाएगा, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर वगैरह। नाउ जब हम आजाद हुए तो हमारे दिमाग में ये था कि एक काम करेंगे भाई, कि जब हम आजाद हो जाएंगे तो स्टेट्स जब बनाएंगे ना, तो हम एक काम करेंगे कि सबको अपनी भाषा के आधार पे स्टेट बनाने देंगे, भाषा के आधार पे। ठीक है, दिक्कत कहां पे हुई? दिक्कत ये हुई जब हम आजाद हो गए तो हमको एक पार्टीशन सहना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमने भाषा के आधार पे, रिलीजन के आधार पे एक सेपरेशन करने की कोशिश करी, तो हमको पार्टीशन देखना पड़ा और एक नई कंट्री यानी कि हमारे बेटे की फॉर्मेशन करनी पड़ी, जिसका नाम है पाकिस्तान। और जब हमारा बेटा बना, इससे प्रॉब्लम हमें क्या हुई कि हमने ये चीज समझ लिया कि अगर रिलीजन के ऊपर हम चीजें करेंगे तो हमको दिक्कत होगी। तो हुआ क्या? तो वादा टूट गया। वादा कौन सा? कि हमने पहले बोल रखा था कि हम जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाएंगे स्टेट्स। ठीक है, तो नेहरू जी ने बोला कि अब ये चीज तो नहीं हो सकती। ठीक, तो वादे से मुकर गए। अब जब मुकर गए, स्टेट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, ग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे करो। बहुत सारी मतलब जो कमेटी बनी उस समय, उन्होंने अलग अलग चीजें बताई। तो ये कमेटी सबसे पहले फॉर्म हुई, धर कमेटी 1948 में, और इन्होंने बोला कि लैंग्वेज के बेसिस पे अगर तुम करोगे दिक्कत हो जाएगी। तो लैंग्वेज के बेसिस पे जो है कह दिया गया नहीं हो सकता। इससे प्रॉब्लम क्या हुई कि धरने प्रदर्शन होने लगे। ठीक है, बहुत सारे लोग अच्छा एक बात बताओ, राइट टू स्ट्राइक, राइट टू जो धरना करते हो तुम लोग, वो तुम्हारा फंडामेंटल राइट है कि नहीं है? पता होगा तो बताना। नाउ अंडरस्टैंड कि जब धर कमीशन बना और इसने मना कर दिया तो धरना स्टार्ट हो गया। तो धरना जब स्टार्ट हो गया तो दूसरी कमेटी बनानी पड़ी, जेवीएम कमेटी, 1 साल बाद। और ये बहुत बड़ी चीज थी। मतलब तुम सोचो अगर तुम्हारे हाथ में दे दूं इंडिया, और मैं तुमसे बोलूं कि अलग अलग स्टेट्स तुमको फॉर्म करने हैं, किस बेसिस पे करोगे? समझ रहे हो? स्टेट बने हुए नहीं है, अमेरिका की तरह नहीं है कि वो आपस में आके सॉवरेन है, जुड़ रहे हैं, एक एग्रीमेंट करवा दिया तुमने और फेडरेशन स्टैब्लिश कर दिया। यहाँ पे वो केस ही नहीं है, यहाँ पे यूनियन टाइप ऑफ फेडरेशन है। यहाँ पे तुमको पावर अपने हाथ में ज्यादा लेनी है। ठीक है, यूनिटरी नहीं करना। यूनिटरी करने का मतलब जैसे ब्रिटेन में देखोगे तो राजा के पास सब कुछ है, पावर सारी, बट उसमें क्या है, डिसीजन जल्दी हो जाएगा। ब्रिटेन में वहां पे डिसीजन जल्दी लोगे, यहाँ पे डिसीजन लेना मुश्किल होता है। जैसे कांधार हाईजैक वाली मैंने मूवी देखी थी, तो उसमें क्या था कि पंजाब में फ्लाइट लैंड हुई, ठीक है, बट उनके सीएम की परमिशन नहीं थी, तो वहां पे हम लोग कुछ नहीं कर पाए। समझ रहे हो? तो स्टेट और यहाँ पे सेपरेशन ऑफ द पावर है। ठीक है, तो हमारे देश में अगर तुम देखोगे तो अलग अलग धर्म के लोग रहते थे। ठीक है, और इस वजह से हमको इस चीज में ध्यान रखना था कि हम जो अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस हैं, इसके ऊपर हम ना अगर बनाएं तो बाकी जो लोग थे उनके अंदर एक गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से हमको बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट देखने पड़ रहे थे। तो दूसरी कमेटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया जेवीपी कमेटी 1949 में। और इस कमेटी ने बोला कि अभी तो नहीं करते, यहाँ पे कैपिटल नो था, यहाँ पे नो बोला केवल, मतलब द डोर हाफ ओपन, यहां पे डोर को हाफ ओपन करा। इसमें यह बोला, एक तरह से जुमला दिया गया कि बाद में देखते हैं, अभी नहीं देख सकते। लेकिन दिक्कत क्या हुई ना, हंगर स्ट्राइक पे एक आंध्र प्रदेश के लोग थे। आंध्र प्रदेश में एक इंसान था जिसका नाम था पट्टी, और इन्होंने क्या करा, हंगर स्ट्राइक पे चले गए और इनकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा गवर्नमेंट को। और उसके बाद में SRC यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया, और इसने बोला कि ठीक है बना सकते हो, और आंध्र प्रदेश को लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना दिया गया। ठीक है, तो ये चीज हुई, ये तुमको याद कर लेना है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू दिस फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी। कौन सा स्टेट कब बनाया गया, कौन सा स्टेट कब बनाया गया, ये उसका टाइमिंग है। ठीक है, तो ये टाइमिंग तुमको याद कर लेनी ईयर वाइज। तुम देख सकते हो बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गोवा कौन से ईयर में फॉर्म हुआ। ठीक है,
डैश वॉज फॉर्म ऑन 1972। 1972 में किसका फॉर्मेशन हुआ था? तो तुमको ये याद होना चाहिए, 1972 में मेघालय का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूं तुमको सो दैट तुम क्वेश्चन कर पाओ, बाकी तो करना तुमको, ये सारी चीजें मैंने बता दी। ठीक है, उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कि अभी तक मैंने केवल आर्टिकल 1 की बात करी है, मैंने आर्टिकल 2 की बात नहीं करी, आर्टिकल 3 की बात नहीं करी, आर्टिकल 4 की बात नहीं करी, लेकिन अभी आसान हो गया तुम्हारे लिए। आर्टिकल 2 कहता है कि पार्लियामेंट एडमिट कर सकता है नए स्टेट्स को। ठीक है, पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। आर्टिकल 3 कहता है कि स्टेट जो है बाउंड्री अल्टर कर सकता है, ठीक है, नेम्स बदल सकता है, और जो भी ये सारी चीजें होंगी वो स्टेट कर सकता है, कौन? पार्लियामेंट कर सकता है। ठीक है, तो इसको तुम एक ट्रिक के थ्रू भी याद कर सकते हो, फिदा। एफ फॉर फॉर्म कर सकता है नया स्टेट, आई फॉर इंक्रीज कर सकता है एरिया, डी फॉर डिक्रीज कर सकता है एरिया, अल्टर कर सकता है बाउंड्री, और अल्टर कर सकता है नेम। तो ये सारे राइट जो है किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। आर्टिकल 3 के अनुसार हो सकता है, इसमें आर्टिकल 2 में एक नया स्टेट फॉर्म कर सकता है, समझ रहे हो? नेम वगैरह से अल्टर करने का जो पूरा जो राइट है वो आर्टिकल 3 में है। आर्टिकल 2 में क्या है? आर्टिकल 2 एडमिट कर सकता है नया स्टेट। ठीक है, समझ में आ गया। आर्टिकल 4 क्या कर सकता है? द चेंजेस अंडर आर्टिकल 2 and 3 नॉट कंसिडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। मतलब कोई अमेंडमेंट होता है ना, जैसे अगर ये चीज नहीं जानते हो तो अमेंडमेंट्स होते हैं कि कल को संविधान में कोई नई चीज आई तो अमेंड कर देंगे, तो इसको अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा आर्टिकल 4 में। ठीक है, इतनी चीज बताई गई है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे समरी लिख दी है, ये समरी तुम पढ़ लेना। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आज के इस लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वाला पूरा टॉपिक कर लिया है। यहाँ पे आर्टिकल 1 की, 2 की, 3 की और 4 की बात कर ली है। नेक्स्ट पार्ट 2 हम लोग करेंगे, और पार्ट 2 में हम लोग डिस्कशन करेंगे किस चीज के ऊपर? वी विल डिस्कस अबाउट द सिटीजनशिप which will be article 5 से 11। now let's move to the next slide which is this। यहां पे देख सकते हो क्वेश्चंस हैं, ये पीडीएफ मैंने डाल दी थी। अगर तुम पेज नंबर आ जाओगे पेज नंबर 179 पे आओगे ना, तो तुमको ये सारे क्वेश्चंस दिखेंगे, तुम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ठीक है, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। पहला, हु इज द ऑथर टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन डी पार्लियामेंट कर सकते हैं, है ना, तुमको मैंने बताया। कौन से आर्टिकल से होगा वो बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द डिटेल फॉर द न्यू स्टेट फॉर्मेशन ऑफ द अल्टरेशन? ये कौन कर सकता है? फिदा। आर्टिकल 3 के पास ये पावर है, आर्टिकल 3 यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। विच ऑफ द, तो ये तुम चीजें एक बार पढ़ लेना। ठीक है, अब ये इसको मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नीचे नोट्स दिए होंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा।